नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आज से मैं एक इंडियन पॉलिटी का भी सेशन लेके आऊँगा जिसमें इंडियन पॉलिटी को भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो बस आज से हाजिर है और ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को मैं बहुत डिटेल से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम बहुत सितंबर में लगे हैं और आज जो महीना जो चल रहा है वो जुलाई चल रहा है। तो आपको पता है कि जुलाई से सितंबर में बहुत ज़्यादा आप देख पाएंगे कि समय नहीं है और एग्ज़ाम्स आपके बहुत नियर है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा चीज़ों को। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपका जो पढ़ने के लिए अट्रैक्शन है, जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आप ये देख पाएंगे कि जो 1757 की जो क्रांति हुई और जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों ने लगभग 90% भारत के ऊपर अपना उनका कब्जा हो गया था और जो 10% था उसमें इनडायरेक्टली कब्जा हो गया था। मतलब कि कहीं लोकल कोई राजा है वो उस राजा को ही राज्य करने दिया, लेकिन उस राजा के थ्रू टैक्सेस वसूलते थे। जो टैक्स का सारा व्यापार था वो अंग्रेज करते थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शासन किया। तो बस हम लोग यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद कंपनी का जो पूरा था, कंपनी ने पूरी तरीके से एक शासन किया और इसमें जो ब्रिटिशी संसदीय अधिनियम बनाए गए, ठीक है, जिसके तहत कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पूरी जो प्लानिंग थी वो था। तो हम लोग उसी को क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं। अब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी मेरी। देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और क्यों डिवाइड किया गया ये मैं आगे आपको चल के ज़रूर बताऊंगा। एक भाग तो इसका 1773 से 1853 तक है और जो दूसरा भाग है इसका 1858 से लेकर 1947 तक है। देखिए, 1858 से 1947 का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश राज के शासनाधीन कुछ नियम पारित कर दिए गए थे और आपने देखा होगा कि यही दूसरा टाइम पीरियड चल रहा है 1858 से लेकर 1947। मतलब 1857 की क्रांति में कुछ ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिश ताज को, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको पूरी तरीके से इसका जो पावर थी उसको पूरा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको हल्की फुल्की चीज़ बता दी गई। इसी वजह से ये दो, इसके संवैधानिक विकास के दो भाग बनाए गए। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। देखिए, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम के बारे में यदि आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कहने मतलब ये है कि जो बंगाल के अंदर गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, आपसे सीधे यहाँ पे प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि जो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था उसका टाइम पीरियड कितना था, तो उसका टाइम पीरियड था दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, अब कौन कौन से थे, अब देखिए, वॉरिंग थे, ठीक है, इसमें वॉरेन हेस्टिंग थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसिस थे, क्लेवरिन थे, मानसेन थे और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में कोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया और इसे प्रमुख मामलों में जैसे विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी कराया गया था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए किस एक्ट के तहत की गई तो 1773, इस वर्ष की गई तो 1774। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे उन कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आप देखेंगे जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784, आप कह सकते हैं कि 1773 के बाद में एक 1781 का भी एक्ट आया था। हालांकि इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो सेटलमेंट एक्ट था, ठीक है ना। तो हालांकि इसमें जिक्र नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बात भी नहीं करूँगा। 1784 का जो एक्ट था इसमें क्या था, कंपनी का राजनीति
और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, इस एक्ट के माध्यम से निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन भी कर दिया गया। ठीक है, यह आप बात ध्यान रखिएगा, नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया, 1784 में। अब आते हैं 1786 के अधिनियम में। देखिए 1786 के अधिनियम में देखा जाएगा तो के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने एवं लागू करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान जो सेनापति की जो शक्तियां भी इनको शामिल कर दी गई। अब देखेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में, तो देखेंगे कि प्रधान सेनापति की शक्तियां भी मिल गई और ये दोनों अधिकार जो थे सर्वप्रथम किसको मिले, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देखिए यहाँ पर आपको याद बहुत करना है, समझना बहुत सारी चीज़ों को, तो आप लगातार उसको अपडेट करते चलिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। अब आते हैं हम लोग 1793 में। देखिए 1793 को चार्टर एक्ट बोलते हैं, और मैं अभी आपको कुछ यहाँ पे जब प्रश्न हम लोग करेंगे तो वो बहुत सारी डिटेल को लाते रहेंगे साथ में कि आखिर में चार्टर एक्ट क्या था और ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर एक एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से हम देखेंगे धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। मतलब यहाँ पर एक जो ये धारा है, धारा 87, वो इतनी इम्पोर्टेंट धारा है कि उसी के अनुरूप, उसी के हिसाब से कहा गया कि सरकारी सेवाओं में क्या धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी गए थे एक बार दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर उनके साथ में एक घटना हो गई थी कि उन्हें ट्रेन से बाहर मतलब धक्का दे के निकाल दिया गया था, जबकि वो फर्स्ट क्लास की वो ट्रेन का टिकट लिए हुए थे। तो कहने का मतलब है कि वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि वहाँ पर उन्होंने गोरे और काले का जो भेद किया था, उसी के विरुद्ध में यहाँ पे नियम बना धारा 87 में कि कहीं अंग्रेज यहाँ पर गोरे और काले का विभेदीकरण का कोई भेद या नस्लीकरण का कोई भेदभाव ना कर दें। देश की जो शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है ना, राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब देखते हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद में एक कानूनी जो सदस्य था वो चौथा सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया। ये भी बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि चौथा सदस्य सम्मिलित कर लिया गया। सर्वप्रथम जो मैकाले थे, मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपना भेदभाव को समाप्त कर लिया गया। धारा 1853 के बारे में बात करेंगे। देखिए 1853 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट है। आइए देखते हैं कि द्वारा 1853 के द्वारा शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्याख्या की गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, यहीं पे देखेंगे हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सिविल जो सेवक थे, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये आपसे मतलब आप समझ लीजिए 110% आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ज़्यादातर मोस्टली तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि 1853 में कब से खुली जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, तो वो था 1853। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों के बारे में। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर में आते हैं सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी का प्रावधान था? तो आपको अभी मैंने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन कब हुई थी? 1774 को। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। एक्ट था 1773, बना कब था? 1 साल बाद 1774। चलिए देखते हैं, इसका विकल्प हो गया ए। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसकी जो स्थापना थी मैंने अभी आपको देखिए बताया 1774 में की गई थी, और जो इसकी पहली जो न्यायाधीश थी वो थी एलिजा इम्पे। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ।
दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड देखिए आपके सामने क्या है, और मैं इसके ऑप्शन को चाहूँगा कि मैं इसको ऑप्शन ना दिखाऊँ आपको, ताकि आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें, या मैं जब दिखाऊँ तभी आप देखें। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पारित की गई थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पारित की गई थी। बिल्कुल, लेकिन कब पारित करी गई थी? 1774। आई होप आपको पता होगा। दूसरा इसका लेमेस्टर एक न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कौन थे इसमें मुख्य न्यायाधीश, आपको पता है, मैंने एलिजा इम्पे का नाम लिखा है ना, एलिजा इम्पे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सिर्फ इसका ए विकल्प इज राइट हो जाएगा। देखिएगा, इसका विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही जो उत्तर है उसका चयन करना है। देखिए, सूची 1 क्या कहती है, सूची 2 क्या कहती है। सूची 1 में है नियंत्रण परिषद की स्थापना है, बी में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, सी में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति है, और डी में है गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति है। तो देखिए, आपको इसको में मिलान करना था। आपको पता है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो यहीं पे आप मिला लेंगे 1773 में एक्ट में, अधिनियम में बना, और 1774 के अंतर्गत ये स्थापित हुआ। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति थी, मैंने अभी आपको बताया 1833 में था। बिल्कुल आपको पता ही होगा। गवर्नर जनरल की परिषद में जो नियुक्ति है वो है चार्टर अधिनियम 1813 में, और नियंत्रण परिषद की जो स्थापना करी गई थी वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया था। ठीक है ना, तो इसका विकल्प भी कौन सा होगा? डी विकल्प है, बी विकल्प है, माफ़ कीजिएगा, इसको देख लीजिए आराम से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की यहाँ पे स्थापना करी गई। ठीक है, चार्टर अधिनियम में हुआ। 1813 में देखेंगे तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली, तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, पहला 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है आपका जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा भी सही है यहाँ पे। देखिए, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये मैं जितना आपको बताता जा रहा हूँ आप इसको बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटी है ना, इसमें जब थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही विकल्प क्या है? वो 1 2 3 तीनों इसका विकल्प बिल्कुल राइट है। तीनों विकल्प इसके राइट हैं। ठीक है, देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की जो प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ आप देखेंगे तो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के गठन किया गया। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, और समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल हुए थे, जिसके अध्यक्ष थे, आपको पता है, लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक थे, और फिर लॉर्ड 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम मान लिया गया था। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता जो थे उनका नाम था ट्रेवेलियन, और जबकि H.T. प्रिंसेप जो थे वो शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व थे। ठीक है ना, आते हैं प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें कहा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर चीन ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर लिया गया? तो वो था तुम्हारे पास 5। ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या था? ऑप्शन नंबर 1813 है। ठीक है, देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश
संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर 1813 के जो चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। इसमें कहा गया कि 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कथन जो हैं उन पे आपको विचार करना है भाई। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। 1813 के बारे में आपको बताना है। दूसरा है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स थे इसी में पढ़ाया है। दूसरा बताइएगा कि इसने कंपनी द्वारा अधिकारों के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। और तीसरा आपके सामने है कि भारत का राजस्व अब जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, और दूसरा बिल्कुल राइट है। मैंने आपको बताया था, बस ये तीसरा वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही नहीं होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए चार्टर एक्ट जो 1813 था ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। मैंने आपको बताया था कि 1813 में ये था, व्यापारिक एकाधिकार कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ये कहा गया कि भाई तुमको अगर व्यापारिक एकाधिकार तो तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन पूरे भारत में नहीं बना रहेगा। देखिए कहानी ये थी कि जो इंग्लैंड था वहाँ पर जो एलिजाबेथ थी वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ भारत में आने को सोच रही थी। लेकिन था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था पूरे भारत के ऊपर, व्यापार के माध्यम से भी, कि कोई और जो कंपनी थी वो उन्होंने ऐसे नियम बनाए थे कि कोई और कंपनी होगी तो वो हमको टैक्स देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देगी, और ये नहीं सामान बेच सकती है, ये सारे नियम कायदे कानून। तो जो यूरोपियन कंपनी थी उन्होंने जो यूरोप की जो संसद थी इंग्लैंड में जाके अपनी दरख्वास्त लगाई कि हम भी भारत में जाना चाहते हो, भारत में जाके हम भी व्यापार करना चाहते हैं। तो वहाँ के जो क्राउन था उन्होंने 1813 में ये एक नियम पारित किया जिसको कहते हैं हम लोग चार्टर एक्ट। इसमें ये कहा गया कि जो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब क्या है कि वो भारत में उसका एकाधिकार नहीं रहेगा, सभी आ सकते हैं। तो मोनोपोली ख़त्म हो गई, मतलब सभी सामान बेचेंगे, जो कंपनियाँ आएंगी वो बेचेंगे, हमको तो टैक्स से मतलब है। लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसलिए हम उसे जो चीन और चाय का व्यापार करने का अधिकार दे सकते हैं। मतलब चाय का व्यापार कर सकते हो, कहाँ पे? भारत के अंदर एकाधिकार है चाय में। चीन के अंदर व्यापार कर सकते हो, सिर्फ चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी व्यापार, बाकी और कोई नहीं करेगी। जैसे कि भारत में सभी आ रही थी वैसे चीन में सभी नहीं जाएंगी। ये नियम कायदे कानून बनाए गए थे। अब देखिए इसमें कहा गया है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार एवं राजस्व सौंप दिया गया है। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं माना गया था। इस प्रकार प्रश्न का कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो राजस्व है वो 1858 में अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का पद बना। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया। आते हैं प्रश्न नंबर 7 में, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? तो मैंने आपसे बताया था 1833 के अंतर्गत। देखिए 1833 में बहुत सारी भी बातें निकल के आएंगी। ठीक है, 1833 में हम देखेंगे तो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है धारा संख्या 87 है। धारा संख्या 87 में जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म में जन्म स्थान, वंशानुगत वर्ण तथा इनमें किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा को अयोग्य माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदार हेतु मुख्य आधार बनी। आपको मैंने बताया था कि प्रशासन में भागीदार के लिए मुख्य आधार जरूर बनेगी। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के बारे में। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ब्रिटिश ताज, मैंने अभी आपको बताया 2 भागों में डिवाइड किया गया। ब्रिटिश ताज से क्यों आया, मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर विश्लेषण कर दूं। 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति का जो मुख्य जो कारण था वो अलग अलग विद्वानों ने ये निकाला कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया, उनके धर्मों में दखलंदाजी दी, उन्हें जबरन काम लेने कहा, और उनके जो सामाजिक
जो नीतियाँ बनी हुई उनमें दखलंदाजी थी, उसका रीज़न था 1857 की जो क्रांति थी। और उसके अगेंस्ट में फिर ब्रिटेन के महारानी ने 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, देखिए इसमें कहा क्या गया है कि ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा था, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया था। कौन था? गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना और इस अधिनियम द्वारा भारत के जो राज्य सचिव पद का जो सृजन किया गया, इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई और इस अधिनियम के द्वारा मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शक्ति की शुरुआत कर दी गई, जिसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार किया गया, जो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को विभिन्न बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस या प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में कह सकते हैं तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ कर लिया जाना था और इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 देख लेंगे, जिसको हम लोग पार्लियामेंट एक्ट बोलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधि प्रदान किया गया और इसके तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल कर दिया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित में प्रश्न की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरा प्रश्न करने का भी अधिकार था। इसने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया और भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणालियों का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा जो पहली बार केंद्र में देखिएगा द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना करी गई और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, कौन कौन से 2 भाग कर दिए गए? सबसे पहले एक आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित का मतलब होता था जो अंग्रेज अपने पास रखते थे पावरफुल पद। जो हस्तांतरित का मतलब जैसे गांव की सड़कें बनवाना, जो छोटे छोटे काम थे वो दे दिए गए थे गांव के लोगों को या लोकल लोगों को। इस अधिनियम में जो पहली बार हम देखेंगे जो शासन की व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य जो था वो 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई। आपको पता है 1 अप्रैल 1935 में हुई है और इसका 1949 के अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार करते हुए दलित जाति, महिला एवं श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया और इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा मतलब आज का म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसमें ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ये देखिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वो हैं जो पूरी समरी से उठाए गए हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ।
देखिए जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? वो थी आपकी बी मतलब 1892, ठीक है, 1892 के अंतर्गत थी बी। देखिए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिनों की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी, परंतु पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बढ़ते हैं दूसरे में आते हैं कि ब्रिटिश से भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपको मार्ले मिंटो सुधार 1919 के अंतर्गत, ठीक है। ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए भारत परिषद अधिनियम जो है वो अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1919 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी? देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना तो 1935 में हुई थी, जो कि यहाँ पे विकल्प है ही नहीं। तो जरा देखते हैं कि इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखते हैं क्या है। देखिए संघीय न्यायालय की जो स्थापना थी वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसमें प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मैरिज ग्रेवर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत परिषद अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण इसका विकल्प जो होगा डी होगा, मैंने आपसे भी कहा था। और यदि आपने इन तीनों ऑप्शन को पढ़ा भी होता, इन तीनों के बारे में यदि आपको पता होता, तो आप पक्की बात है कि आप डी ही लगाते। ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली आंसर ही पता हो, ये भी ज़रूरी है कि आपने ज़्यादा पढ़ा तो उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथे में आते हैं। देखिए चौथा क्या कहता है कि भारत का जो संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? वो है 1935 में। अभी बताया गया है 1935 में किया गया। कब किया गया था? अभी बात हुई हम लोगों की कि संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 हो गया है। प्रश्न नंबर 4 से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? केंद्र और द्वैध शासन द्वारा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए आपको पता होगा कि जो केंद्र में द्वैध शासन था वो 1935 में किया गया था केंद्र में, ठीक है। और क्यों किया गया था? देखिए आपको 1909 के बारे में पता ही है, मैंने बता दिया है। 1919 पता है, 1947 अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये बात का विषय है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक है आरक्षित विषय, दूसरा है आपका हस्तांतरित विषय। आरक्षित मतलब रिजर्व, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर विषय, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 6 की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करी? देखिए रिपीटेड हो गया, तो कब है? 1935। अभी जस्ट पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 कहते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो वो है पहली, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरी, केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा इसका सही है, बाकी दूसरा इसका सही नहीं है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जो की है वो 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव जो थे वो एडविन मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों के द्वैध ड्यूल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय में जो प्रांतीय गवर्नर था एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था।
साथ ही में केंद्र प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 में के अधीन में ही कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? पहली बार तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो देखिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, 1919 में। बार इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि कई बार ये रिवीजन हो चुका है, तो जिसके तहत आपको अब चीज़ें पता भी चल चुकी होंगी। प्रश्न नंबर 8 का ये समरी है, चाहे तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा, हालांकि मैं पूरा इसको बता चुका हूँ अभी लास्ट के ही सारे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं अब टाइम नहीं बर्बाद करूँगा आपका। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? तो वो कौन सा लाया था? अभी पढ़ा था हम लोगों ने 1919 का द्विसदनी विधायिका, भाई केंद्र में द्विसदनी विधायिका के बारे में। राष्ट्रपति को अध्यादेश से निर्गत करने की जो शक्ति थी वो किस अधिनियम में पारित हुई थी? वो पारित हुई थी आपकी 1935 में, और अभी राष्ट्रपति को किस में? आर्टिकल 123 में। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। देखिए अभी आपको बताया, इसमें क्या लिखा है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आता है। प्रश्न नंबर 11 ये कहता है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ठीक है। पहला 1926, 1937, 1945 या अब देखते आएंगे क्या है आगे इसका। अगर देखेंगे हम लोग, चलिए नीचे होगा, तो आपके सामने इसके विकल्प है। पहला विकल्प आपको दिया गया है ए सही है, बी और सी सही है, ए और सी दोनों सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। अभी देखिए पढ़िए, लिखा है ना केंद्रीय विधानसभा का, तो इसका तो पहला विकल्प हो जाएगा 1926 और 1945। ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए और सी दोनों। तो ये देखिए ए और सी दोनों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब इसकी समरी को आप पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा है। 1926 और वर्ष 1945 में केंद्रीय विधानसभा शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है। अतः 12 के अंदर 12 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित होता है? तो वो है 1935 के द्वारा। ठीक है। प्रश्न बढ़ते 13 नंबर का प्रश्न, भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्ति का विभाजन निम्नलिखित में से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो वो किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? वो है तुम्हारा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता से नहीं है, तो वो है तुम्हारा बी, अवशिष्ट विषय। ठीक। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया है, वो है 1935। ठीक है। संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है, वो है 1935। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अभी आपने देख लिया। प्रश्न नंबर आते 16 में, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया है। पहले ऑप्शन में 1935, 1940, 1919 या 1946। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 1935 के अंतर्गत। ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था। अभी हम लोगों ने पीछे जो शॉर्ट नोट्स थे इसके इसी में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग दोस्तों 17 पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की स्थापना करी गई थी? मैंने अभी आपको बताया 1935, आंख बंद करके 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। मैंने अभी आपको बताया, देखिए शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। पीछे वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो वह गवर्नर जनरल को। सही विकल्प हो गया इसका सी, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है?
पहला है देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, या विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा 19 का ए पार्ट सही है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का उल्लेख है वो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया है। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1937 में समाहित हैं। आते हैं 20वें नंबर का। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये पहला है इसका कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली है। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा द्वारा रियायतें समाप्त हुई। देखिए, पहला ही इसका सही है क्योंकि 1935 का जो एक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे उपबंध हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि मतलब 1935 से जितने भी आर्टिकल्स हैं मोस्टली आर्टिकल डिप्टो कॉपी कर लिए गए भारतीय संविधान में जो अभी चल रहा है। आप देखेंगे तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि प्रांतों में जो दया शासन के स्थान पर जो स्वायत्त संस्था थी उसको लाना था, चाहे केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हो या फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सारे जो पॉइंट्स से लाए गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना फेडरल के बारे में। देखिए, ये फेडरल है, ये केंद्र और प्रांतों के बीच में प्रांतीय शासन के बारे में तो मोस्टली चीज़ लाई गई। तो इसलिए कहा जाता है कि 1935 का जो अधिनियम है उससे बहुत सारी चीज़ें, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कॉपी किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था? तो मैंने आपको बताया था 1935, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये याद रखना, बर्मा भारत हो या म्यांमार, ये 1935 में ही हुआ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोगों को संविधान सभा का जो संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया उसके बारे में है, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इस 2 टॉपिक और 2 टॉपिक के MCQs को कवर किया है। तो वीडियो पे लगातार बने रहिए, कमेंट जरूर करिए कि कमेंट के थ्रू आपको क्या चीज़ें इसमें फेस करनी पड़ी। ठीक है, और वीडियो को मैं कितना और बड़ा करूं इसका भी कमेंट करिएगा कि क्या वीडियो को मैं 1, 1.5, 2 घंटे तक ले जा सकता हूं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।